तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसेस चुनियान शानवू एकेडमी के एक डिसाइपल के साथ फाइट कर रही होती है। वो डिसाइपल उस पर इतने वार करता है कि प्रिंसेस चुनियान को वार करने तक का भी मौका नहीं मिलता और वो काफी इंजर्ड भी हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो उसके साथ फाइट कर रही होती है। और एक मौके पर वो डिसाइपल उसे मारने ही वाला होता है, मगर इतने में अचानक वहाँ पर मेंगलियार आ जाती है और वो उसे बचाती है और उसके साथ साथ वो उस डिसाइपल को अपनी सोट के साथ कंट्रोल कर लेती है। मगर वो डिसाइपल फिर भी कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है और मेंगलियार से ही कहता है कि ये लड़की ना सही, तुम ही आ जाओ, मुझे तो बस अपनी रातें रंगीन करनी है। ये सुनकर मेंगलियार फिर उसे सबक सिखाने का सोचती है, तो वो लड़का फिर उन दोनों लड़कियों के साथ मिलकर फाइट करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि मेंगलियार अचानक से उसके गले पर वार करते ही उसे वहीं पर ही खत्म कर देती है। और जब योंगफाई उन लोगों से मिलता है तो वो उन लोगों को बताता है कि प्रेसिडेंट जुओ के कोर्टयार्ड में कुछ न कुछ तो मौजूद है और मुझे लगता है कि शायद मास्टर उयांग वो वहीं पे ही मौजूद होंगे। ये सुनते ही मेंगलियार फौरन से उसका एक क्लोन बनाती है जिसे वो खुद अपनी एनर्जी से कंट्रोल करती है और उसे कहती है कि हम लोग कंपटीशन में सब कुछ संभाल लेंगे, तुम जाओ और जाकर प्रेसिडेंट उयांग को ढूंढो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है तो सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं और ग्राउंड में अचानक से फिर कुछ ड्रैगन्स आते हैं जो कि उस ग्राउंड के चारों तरफ घूमते हुए वहां से चले जाते हैं। और उनके आने के बाद फिर वहां पर दोनों के दोनों जजेस भी आ जाते हैं जो कि असल में दोनों डीन्स थे। और फिर डीन ज़ेंग वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि आज का कंपटीशन शानवू एकेडमी और शानलान एकेडमी के बीच में होने वाला है। आज की फाइट से हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये कंपटीशन अब बहुत जल्द हम लोग शुरू करना जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। ये कहने के बाद वहाँ पर शानलान एकेडमी के डिसाइपल्स को बुलाया जाता है, तो शानलान एकेडमी के डिसाइपल्स की वहाँ पर एंट्री होती है और हमें दिखाया जाता है शानलान एकेडमी की तरफ से 4 डिसाइपल्स होते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर सब लोग जोर जोर से शानलान एकेडमी के नारे लगाने लगते हैं। इतने में प्रेसिडेंट जुओ को अचानक योंगफाई के पीछे एक एनर्जी दिखाई देती है और फिर दूसरी तरफ हमें मेंगलियार को दिखाया जाता है। उसे पता चल जाता है कि डीन जुओ ने कुछ चीज नोटिस कर ली है, तो वो योंगफाई के जरिए प्रेसिडेंट को हेलो कहती है, तो प्रेसिडेंट जुओ जानबूझकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है। ये देखकर मेंगलियार खुद भी घबरा गई थी। उसे पता था कि प्रेसिडेंट जुओ वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को नोटिस कर सकता है। वो जब भी चाहे शानलान एकेडमी से शानवू एकेडमी तक भी जा सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि प्रेसिडेंट उयांग वो प्रेसिडेंट ज़ेंग के कंट्रोल में है और इसीलिए वो लोग जानबूझकर प्रेसिडेंट जुओ को यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि योंगफाई दूसरी तरफ जाकर प्रेसिडेंट उयांग मिंग को बचा सके। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शानवू एकेडमी के डिसाइपल्स को भी वहाँ पर फिर जैसे ही बुलाया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि दरवाजे से एक ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और फिर उस ड्रैगन से 3 लोग नीचे उतर आते हैं जो कि शानवू एकेडमी के ही डिसाइपल्स थे। वो तीनों के तीनों शानवू एकेडमी के टॉप के डिसाइपल्स हैं, इसीलिए उन लोगों को देखकर शानलान एकेडमी के डिसाइपल्स भी पहचान जाते हैं कि इनमें से कौन सा वॉरियर कितना ताकतवर है। और ऊपर से फिर जब प्रिंसेस चुनियान देखती है तो उसे पता चल जाता है कि बीच में खड़ा हुआ लॉर्ड शेनवुई है और नीचे खड़ा हुआ लॉर्ड शेनवुई जब मेंगलियार को देखता है तो वो अपने हाथ से उसकी तरफ इशारा करता है, जिस पर मेंगलियार भी समझ जाती है कि लास्ट टाइम उसने जो डेथ नोट भेजा था वो आज उसका बदला लेना चाहता है। और इस तरफ हमें फिर दिखाया जाता है डीन ज़ेंग शानवू डिसाइपल्स से कहता है कि तुम्हारे शानवू एकेडमी का डीन यहाँ पर क्यों नहीं आया। ये सुनकर एक डिसाइपल आता है और कहता है कि असल में हमारा डीन वो नहीं आना चाहता था, उन्होंने हमें भेजा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि शानलान एकेडमी के साथ हम लोग जस्ट वार्म अप मैच करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, हम 3 लोग ही काफी है। ये सुनकर वहाँ पे मौजूद डिसाइपल्स को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि आखिर इन लोगों को देखो तो सही, ये कितने एरोगेंट हैं। और प्रिंसेस चुनियान गुस्से में कहती है कि ये लोग आखिर ऐसी बातें कर कैसे सकते हैं। तो फिर मेंगलियार उसे बताती है कि आजकल शानवू एकेडमी के हर जगह चर्चे हैं, उनके डिसाइपल्स हर कंपटीशन जीत जाते हैं, इसी वजह से ये लोग इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। और इस तरफ डीन ज़ेंग फिर उन डिसाइपल से कहता है कि चेन यिंगुओ वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहते। इससे पहले जब भी हमारा कंपटीशन हुआ है चेन यिंगुओ वो हमेशा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी तबीयत खराब होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। मगर वहाँ पे खड़ा हुआ डिसाइपल कहता है कि
मास्टर ऐसी कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने खुद ही तो हमें भेजा है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर शेनलान अकेडमी इतना कोई बड़ा सेक्ट नहीं है कि जिसके लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ जाना पड़े, इसीलिए उन्होंने हम 3 लोगों को भेजा है। उन्होंने कहा है कि शेनलान अकेडमी के लिए हम 3 ही काफी है। ये सुनकर मास्टर जेंग को भी काफी गुस्सा आता है, मगर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और फिर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि बातें बहुत हो गई, अब मैच शुरू करना चाहिए। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पे खड़ा हुआ डिसाइपल फिर कंपटीशन खुद ब खुद ही शुरू करते हुए एक स्टोन को उस फायर की तरफ थ्रो करता है। तो वहाँ पर 2 डिसाइपल्स का नाम अपीयर होता है, जिसमें से एक नाम तो उसका खुद का था मगर दूसरा नाम केविन जुओ का था। ये देखते हुए प्रेसिडेंट जुओ फिर अनाउंसमेंट करता है कि शेनलान अकेडमी का केविन जुओ इस डिसाइपल के साथ फाइट करेगा। ये सुनकर केविन जुओ आगे आ जाता है और बाकी डिसाइपल्स वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है केविन जुओ उसके सामने आकर कहता है कि तो फाइनली तुम लोगों से आज टकराव हो ही गया। मैं अपने शेनलान अकेडमी की ग्लोरी को दोबारा हासिल करने के लिए आज अपना पूरा जोर लगाने वाला हूँ, इसीलिए तुम आज पिटने के लिए तैयार रहना। उसे वहाँ पर देखकर वो डिसाइपल कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैं कब से चाहता था कि मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच हो, फाइनली आज मुझे पब्लिकली तुम्हारे साथ फाइट करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर केविन जुओ हैरान होता है कि तुम मुझे जानते हो और तुम मुझसे लड़ना भी चाहते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वेस्टर्न आशी फैमिली से हो, तुम्हारी फैमिली में ज्यादातर लोग मैजिशियंस होते हैं। ये सुनते ही फिर केविन कहता है कि चलो तो फिर दिखाओ अपना जलवा। ये कहने के साथ ही वो उसके ऊपर स्टोन थ्रो करता है तो वो डिसाइपल खुद को बहुत ही आसानी से उन सारे आइस स्टोन से बचा लेता है और केविन के बिल्कुल पीछे चला जाता है, जिस पर केविन भी हैरान रह जाता है। और वो डिसाइपल फिर उससे कहता है कि आशी फैमिली की प्राइवेट डेथ के बारे में मुझे मालूम है। ये सुनकर केविन जुओ गुस्से में उस पर हमला करता है, मगर वो डिसाइपल फौरन से पीछे चला जाता है। ये देखते ही केविन जुओ फिर उस पर अपनी पूरी पावर एक साथ ही इस्तेमाल करने के लिए अपनी बॉडी से एक साथ ही बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैक क्लाउड्स आ जाते हैं जो कि केविन जुओ को थंडर लाइटनिंग पावर दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटनिंग जैसे ही शानवू अकेडमी के डिसाइपल पर पड़ती है तो वो अपने सामने एक प्रोटेक्टेड शील्ड बना लेता है, जिसके जरिए वो खुद को बहुत ही आसानी से उस थंडर पावर से बचा लेता है और फौरन से अपना एक छोटा सा पोर्ट बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत सारे चेस बोर्ड पीस पड़े हुए होते हैं। वो 2 छोटे से पीस बाहर निकालता है और उन्हें सीधा केविन जुओ की तरफ थ्रो करता है, जो कि केविन जुओ के पास पहुंचते ही दोबारा से हवा में ऊपर चले जाते हैं और सीधा उन क्लाउड्स के बीच में जाकर फट जाते हैं, जिसकी वजह से सारे क्लाउड्स वहाँ से चले जाते हैं और केविन जुओ इससे थोड़ा सा हर्ट होता है। और फिर वो बंदा बहुत सारे और चेस पीसेस को निकालते ही केविन जुओ की तरफ थ्रो करना शुरू करता है तो केविन जुओ उन सारे के सारे स्टोन्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिस पर वो उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो ठीक से स्टोन्स भी थ्रो नहीं कर पा रहे। ये कहने के बाद वो वॉरियर जैसे एक और स्टोन थ्रो करता है तो केविन जुओ नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि वो तो एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर फंस गया है। वहाँ पर असल में एक चेस बोर्ड ट्रैप फॉर्मेशन बनी हुई होती है और वो वॉरियर जैसे ही फिर एक स्टोन उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो केविन जुओ के पास से होते हुए सीधा एक दीवार पर जा लगता है, जिस पर हमें उस स्टोन का इम्पैक्ट दिखाया जाता है। उस स्टोन के इम्पैक्ट की वजह से दीवार पर क्रैक्स पड़ गए थे और वो वॉरियर कहता है कि अरे ये क्या, ये अटैक तो मिस हो गया मगर नेक्स्ट अटैक मिस नहीं होगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही दूसरा स्टोन थ्रो करता है तो दूसरे स्टोन से केविन जुओ के गाल पर हर किसी खरोच आ जाती है और वो खुद को बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पाता और वो वॉरियर भी उसके ऊपर फिर एक के बाद एक स्टोन थ्रो किए जा रहा होता है, जिससे केविन जुओ को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि वो अपने घुटनों पर आ गया था। ये देखकर वो वॉरियर फिर केविन जुओ से कहता है कि तुम्हारा ब्लड अभी इतना प्योर नहीं है, ना ही तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी हाई है। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्यों ना मैं एक ही अटैक में तुम्हारी ये तकलीफ खत्म कर दूं। ये कहने के बाद वो एक साथ बहुत सारे स्टोन के साथ उस पर हमला करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से योंग फाई को दिखाया जाता है। वो चोरी छुपे एल्डर जुओ के कोर्टयार्ड में चला गया था और वहाँ पर उसे जायंट चूंटियां दिखाई देती हैं तो वो उनसे बचते हुए सीधा कोर्टयार्ड के दीवार की तरफ चला जाता है, जहाँ से वो उस कोर्टयार्ड के अंदर झांक कर देखता है तो अंदर एक और बड़ी चूंटी मौजूद होती है। ये देखकर वो वहाँ पे पड़े हुए एक छोटे से पत्थर को उठाकर जैसे ही फेंकता है तो उस पत्थर की मूवमेंट से वो चींटी गुस्से में आ जाती है और अपने मुंह से एक बहुत ही खतरनाक एसिड लिक्विड उगल देती है, जिससे वहाँ पे मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से गल सड़ जाती है। ये देखकर तो योंग फाई के भी होश उड़ गए थे और वो कहता है ये चीज तो सच में काफी खतरनाक है। जिसके बाद वो उस चींटी से बचने के लिए फौरन से नीचे झुक जाता है
और उस चींटी का इलाज करने के लिए फिर वो वहाँ पर कुछ स्पेल थ्रो करता है जिनके अंदर से कुछ मीठे केक बाहर निकलते हैं। तो वो चींटी उस केक को देखते ही उस पर टूट पड़ती है। इसी तरह फिर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर तो उस केक जैसे और भी बहुत सारे केक हैं। ये देखते ही वो उन केक्स के पीछे चली जाती है और योंग फाई को मौका मिल जाता है और वो आराम से अंदर चला आता है, जिस पर वो कहता है कि चींटी चाहे छोटी हो या बड़ी है तो वो चींटी ही। ये कहने के बाद वो चोरी छुपे उस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने तो एक और बेम्बू फॉरेस्ट आ गया है और वहाँ पर उसके सामने एक और दरवाजा है। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि वो तो एक कमरे के अंदर गया था मगर वो तो बाहर निकल आया है। जिसके बाद वो उसी कमरे का दरवाजा दोबारा से जाकर खोलता है तो उसके सामने एक और कमरा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि शायद वो किसी भूल भुलैया में फंस गया है। जिसके बाद वो फौरन से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। उसे खोलता है तो उसे नजर आता है कि सामने भी दरवाजा है और पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उसे नजर आता है कि जिस दरवाजे से वो आया था वो दरवाजा वहाँ पर है ही नहीं। उसे अब समझ में आ गया था कि यहाँ से निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखते ही फिर वो बहुत ही तेजी से भागना शुरू करता है और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से क्रॉस करते हुए वो एक ही जगह पर बार बार घूमता रहता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केविन जुओ को। वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। यही हालत देखकर डीन जेंग काफी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये काउंटर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। वो फौरन से प्रेसिडेंट जुओ से कहता है क्या लगता है कि आपका ये डिसाइपल काउंटर अटैक कर पाएगा या फिर ये इस मैच में सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो फिर डीन दोबारा से पास्ट मेमोरीज को याद करता है और कहता है कि इस लड़के ने मेरा डिसाइपल बनने के लिए अपनी जान तक को दाव में लगाया था। प्रेसिडेंट जेंग ने कहा था कि जो भी बंदा मेरा डिसाइपल बनना चाहता है वो फौरन से जंगल में जाकर एक जीनोडर्मा निकाल कर लेकर आए। जो भी बंदा लेकर आएगा वही मेरा डिसाइपल बनेगा। और होता भी ऐसा ही है कि केविन जुओ अकेला ही वो जीनोडर्मा निकाल कर लेकर आता है और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो बिल्कुल मरने के करीब पहुंच चुका था। ये देखकर एल्डर ने कहा था कि अपना ब्लड साफ करो और फौरन से ये जीनोडर्मा खाकर खुद को रिकवर करो और मेरे पीछे आ जाओ। उस दिन के बाद से एल्डर जुओ उसका मास्टर बन गया था। ये याद आने के बाद एल्डर जुओ कहता है कि ये लड़का इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है केविन जुओ जोश में आकर कहता है कि तुम मुझे चाहे कुछ भी कहो पर मुझे कभी भी बुज़दिल मत कहना। ये कहने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और अचानक अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते ही खुद को फ्रीज कर देता है। जिस पर वो सामने वाला डिसाइपल हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद को फ्रीज करोगे तो तुम मेरे अटैक से बच जाओगे। ये कहने के बाद वो अपने हाथों में मौजूद उन स्टोन्स को जैसे ही उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो स्टोन उस आइस से टकराते ही उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि केविन जुओ वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर वो डिसाइपल भी हैरान रह जाता है कि ये लड़का कहाँ चला गया। वहाँ पे मौजूद आइस एनर्जी हर जगह फैलना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ वो डिसाइपल बिल्कुल घबराया हुआ होता है। उसे वहाँ पर कहीं केविन जुओ नहीं नजर आ रहा था। इतने में अचानक केविन जुओ उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और कहता है कि किसे ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। वो लड़का जैसे ही पीछे पलटता है तो केविन जुओ उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी चाल को नहीं समझा। मैंने तो तुम्हारी चाल चलने से पहले ही अपनी चाल चल ली थी। तुमने जैसे ही अपनी चेस बोर्ड फॉर्मेशन को सेट किया था तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि इस चेस बोर्ड फॉर्मेशन के अंदर मैं जब ट्रैप हो जाऊंगा तो मेरे माइंड में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने वक्त रहते ही अपना एक क्लोन चेस बोर्ड गेम के अंदर छोड़कर खुद को यहाँ से बाहर निकाल लिया था। और यकीन मानो कि मैं तुम्हारी बॉडी से बस 2 फीट की ही दूरी पर था। तुम्हें लगा था कि शायद तुम इस कंपटीशन में डोमिनेट कर रहे हो मगर हकीकत में अपने ही फॉर्मेशन में खुद फंस गए थे। मगर अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद वो उसके ऊपर आइस स्टोन्स की बारिश कर देता है जिसकी वजह से वो डिसाइपल बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और फिर केविन जुओ अपनी आशी फैमिली के लिए और उसकी ग्लोरी के लिए फौरन से अपनी एंशिएंट मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर फिर से बहुत सारे क्लाउड्स क्रिएट करते हुए उनसे जोरदार लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है जो कि उस ग्राउंड में हर जगह फैल जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो उस वॉरियर की तरफ बढ़ रही होती है जिस पर वो वॉरियर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो फिर केविन जुओ से कहता है कि मेरी ये आशी फैमिली आइस तुम्हें पूरी तरह से जमा कर हमारी हड्डियों की
कुल्फी बना देगी। और तुम्हें आज एहसास होगा कि जब खुद से ज्यादा कमजोर वॉरियर से कोई हारता है तो कैसा फील होता है। ये कहने के बाद वो अपनी आशिफ फैमिली की फ्रोस्ट सील को फौरन से वहाँ पे समन करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो फ्रोस्ट सील फौरन से नीचे आती है और जोर से जाकर उस वॉरियर को हिट करती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का पूरी तरह से ढेर हो चुका होता है, उसमें अब जान नहीं होती कि वो दोबारा खड़ा हो सके। ये देखकर शेनलान अकेडमी के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और केविन जुओ के हक में नारे लगाते हैं। और केविन जुओ का मास्टर जब ये देखता है तो वो भी उससे काफी खुश होता है, मगर अचानक एक छोटी सी चींटी उसके शोल्डर पर आती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिस पर एल्डर जुओ काफी डर जाता है और फौरन से वहाँ से निकलकर अपने कोर्टयार्ड की तरफ चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है योंगफाई उस कोर्टयार्ड में अभी भी बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है, मगर वो एक ही जगह पर कंटिन्यूसली भाग ही जा रहा होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, मगर सेम वही दरवाजा उसके सामने होता है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है, मगर उसे उस दरवाजे के ऊपर कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो कि एंशिएंट कैरेक्टर्स में लिखे हुए होते हैं। ये देखकर योंगफाई समझ जाता है कि यहाँ पर एल्डर जुओ ने एंशिएंट कैरेक्टर्स के जरिए किसी स्पेल को कास्ट किया हुआ है, जिसकी मदद से मैं इस दरवाजे को खोलकर इसके अंदर जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से एक दरवाजे के पास आता है और उस दरवाजे के ऊपर मौजूद पैटर्न को अनलॉक करने के लिए एक स्पेल का इस्तेमाल करता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका स्पेल काम कर जाता है, जिससे वो उस दरवाजे को अनलॉक कर देता है। और जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर तो ब्लड की बहुत सारी बोतल्स लगी हुई हैं, जिनमें से ब्लड बहता हुआ एक बॉडी के अंदर जा रहा है और वहाँ पर एक एल्डर की बॉडी भी पड़ी हुई है। योंगफाई जब उस कमरे में आता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर जिस बंदे की बॉडी पड़ी हुई है ये बंदा जरूर उ यांगमिंग होगा। और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये सब कुछ एल्डर जुओ ने जानबूझकर किया है। उन्होंने यहाँ पर एल्डर उ यांगमिंग को ट्रैप किया है और उसकी ब्लड के जरिए वो अपनी पावर को इम्प्रूव करना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पर एल्डर उ यांगमिंग को फंसाया हुआ है। मगर अचानक से वहाँ पर एल्डर जुओ पहुंच जाता है और वो वहाँ पर योंगफाई को देखता है तो वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। मगर योंगफाई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि उ यांगमिंग को तुमने ही हर्ट किया होगा। ये कहने के बाद वो जैसे उस पर हमला करता है तो एल्डर जुओ खुद को बचा लेता है, मगर जैसे ही वो अंदर आता है तो योंगफाई उस पर एक के बाद एक पंच से अटैक करना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीन को कंट्रोल करने की। मगर डीन जुओ कहता है कि तुम आखिर ये क्या बात कर रहे हो, ये जगह डीन उ यांगमिंग की रेस्ट करने की जगह है, यहाँ पे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही फिर योंगफाई और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि क्या ये आराम करने की जगह है? तो फिर मुझे बताओ कि आखिर ये ब्लड की बोतल्स यहाँ पे क्यों हैं और डीन उ यांगमिंग की बॉडी से ये ब्लड क्यों निकल रहा है। ये कहते हुए वो फौरन से जेड रूई की पावर को यूज करते हुए अपनी पावर को और अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और डीन जुओ से कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम लोग अपने डिसाइपल्स को गॉड्स की बोन्स लाने के लिए क्यों कहते हो, ताकि तुम लोग उनके ब्लड से खुद को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बना सको। डीन जुओ कुछ बोलने की कोशिश करता है तो योंगफाई कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, इसीलिए अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही वो डीन जुओ पर एक के बाद एक वार करना शुरू करता है। योंगफाई की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी होती है और दूसरी तरफ एल्डर जुओ भी काफी ज्यादा फास्ट था, मगर योंगफाई अपनी स्पीड के जरिए उसकी स्पीड को मैच करते हुए एक के बाद एक वार किए जा रहा होता है, जिस पर एल्डर जुओ को भी उससे निपटने में काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। डीन जुओ जहाँ भी जाता है योंगफाई पलक झपकते ही उसके पास आ पहुँचता है, मगर अभी तक योंगफाई का कोई भी अटैक उसे छू तक नहीं पाया था और एल्डर जुओ अपनी फिंगर्स के जरिए उसके स्पीयर को रोक लेता है। ये देखते ही योंगफाई फिर अपने स्पीयर की पावर को बढ़ाते हुए उसे फौरन से एल्डर जुओ से छीनकर उसे दोबारा से उसी स्पीयर से मारने की कोशिश करता है। तो इतने में अचानक एल्डर उ यांगमिंग की आंख खुल जाती है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उन लोगों को एक जगह फ्रीज कर देता है और कहता है कि तुम लोगों में जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एल्डर उ यांगमिंग होश में आने के बाद फौरन से उठकर बैठ जाता है और अपनी पावर के जरिए टाइम एंड स्पेस को फ्रीज करके उनकी लड़ाई को रुकवा देता है। मगर योंगफाई बिल्कुल हैरान होता है कि एल्डर उ यांगमिंग ये असल में टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो बंदा आखिर ये सब कुछ कैसे कर रहा है। भले ही ये टेक्निक थोड़ी देर के लिए ही काम करेगी, मगर इस टेक्निक से वो किसी की भी जान ले सकते हैं। मगर एल्डर उ यांगमिंग फौरन से टाइम को दोबारा से अनफ्रीज करता है तो वो दोनों वहीं पे ही रुक जाते हैं और एल्डर उनसे कहता है तुम लोग लड़ना बंद करो।
उस टेक्निक को यूज करने की वजह से एल्डर उ यानमिंग काफी ज्यादा वीक हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। ये देखकर एल्डर जुओ जैसे ही आगे बढ़ता है तो यांग फाई फौरन से उसे रोकता है और कहता है कि तुम यहीं पे ही रुको। मगर फिर एल्डर उ यानमिंग कहता है कि डीन जुओ ने जो कुछ भी किया है उसने मेरे लिए ही किया है, ये कोई गलत काम नहीं है। मैं असल में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैं डीन जुओ के पास आया था, वही मेरा इलाज कर सकते थे। तो फिर यांग फाई कहता है कि आप इंजर्ड थे, आखिर आपको इंजर्ड किसने किया? तो एल्डर उ यानमिंग कहता है वो डिस्ट्रक्शन थी। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।